आज की टॉप हेडलाइंस है, दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना बनी भारतीय सेना। गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार हिस्सा ले रही हैं महिला फाइटर पायलट। भारत को अपने स्टील फ्रिगेट्स के लिए यूक्रेनी इंजन मिले। मार्च के अंत तक भारतीय वायुसेना को मिलेंगे 5 FOC स्टैंडर्ड के तेजस Mk1। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में टॉप 15 देशों में पाकिस्तान एकमात्र देश ऐसा है जिसने अपनी रैंकिंग में सुधार किया है। ये रैंकिंग 50 फैक्टर्स पर बनाई जाती है। इसमें सैन्य ताकत से लेकर वित्तीय और लॉजिस्टिकल क्षमता और भौगोलिक ताकत शामिल है। पाकिस्तान को 0.2083 का स्कोर मिला है। पाकिस्तान ने पिछले साल की उपेक्षा वर्ष 2021 में 5 स्थानों का उछाल हासिल किया है। पाकिस्तान इस लिस्ट में अब इजराइल, कनाडा, ईरान और इंडोनेशिया से भी आगे हो गया है। पाकिस्तान कुल बजट में से $7 अरब रक्षा पर खर्च करता है। इस सूची में अमेरिका की सेना सबसे ताकतवर सेना बनी हुई है। इसके बाद रूस और चीन का नंबर है। भारतीय सेना को चौथा स्थान मिला है। भारत की पावर इंडेक्शन रेटिंग 0.1214 दी गई है। भारत के बाद जापान, दक्षिण कोरिया, फ्रांस, ब्रिटेन और ब्राजील का नंबर है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की रैंकिंग ऐसे समय में आई है जब भारत का चीन और पाकिस्तान के साथ तनाव चरम पर है। भारत के सामने 2 फ्रंट वॉर का खतरा मंडरा रहा है। भारत और जापान ने स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्क्स यानी कि SSW के मुद्दे पर एक मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन यानी कि MOC पर हस्ताक्षर किए, जिससे जापान में रह रहे भारतीयों को काफी फायदा होगा। इस समझौते से कुल 14 श्रेणियों के कामगारों को जापान में काम मिलने का रास्ता साफ हो गया है। SSW 2019 में जापान में बनाया गया एक सिस्टम है जिसके तहत कुशल विदेशी नागरिक जापान में नौकरी कर सकते हैं और यहाँ रह भी सकते हैं। इस मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन के बाद जापान में रह रहे 14 श्रेणी यानी कि 14 कैटेगरीज के कामगारों को रोजगार के मौके मिलेंगे, जिससे उनका जीवन स्तर सुधरेगा। इस MOC पर भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और भारत में जापान के राजदूत सुजुकी सातोशी ने हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि DRDO की प्रयोगशाला ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को एक बाइक आधारित एम्बुलेंस सौंपी है, जो भीड़ भाड़ वाली सड़कों और दूर दराज के स्थानों पर रहने वाले लोगों के लिए त्वरित चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए विकसित की गई है। DRDO की एक प्रयोगशाला इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंस द्वारा रक्षिता नाम का वाहन विकसित किया गया है। रक्षिता वाहन को रिक्लाइनिंग कैजुअलिटी इवैक्यूएशन सीट यानी कि CES के साथ लगाया गया है, जिसे आवश्यकता के अनुसार फिट किया जा सकता है और निकाला जा सकता है। और इसमें एक LED भी लगाई गई है जो मरीजों के महत्वपूर्ण मापदंडों की निगरानी कर सकती है। यही नहीं, रक्षिता मेडिकल, एयर सप्लीमेंट और ऑक्सीजन किट से भी लैस है। भारत में अमेरिकी राजदूत केनेथ जस्टर और रियर एडमिरल एलिन हॉकिंस ने भारत में अमेरिकी दूतावास के रक्षा अताशे से सोमवार को भारतीय सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे से मुलाकात की और आपसी हितों पर चर्चा की। भारत और फ्रांस की वायुसेनाएं राजस्थान में 5 दिवसीय संयुक्त अभ्यास यानी कि एयर एक्सरसाइज करेंगी, जिसमें कई विमान शामिल होंगे। इस अभ्यास में राफेल फाइटर जेट, मिराज 2000, सुखोई 30, मिड एयर रिफ्यूलर और एयरबॉर्न शामिल है। साथ ही अवाक्स प्लेटफॉर्म भी शामिल किए जाएंगे। भारतीय वायुसेना ने कहा है कि युद्धक विमान लाइनअप में हिस्सा लेंगे। एक्स डेजर्ट नाइट 21 नाम से यह हवाई सैन्य अभ्यास ऐसे समय में हो रहा है जब वायुसेना ने पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ गतिरोध के मद्देनजर अपनी सभी अग्रिम हवाई ठिकानों को किसी भी वक्त ऑपरेशन के लिए तैयार रखा है। इस अभ्यास का उद्देश्य अभियान की तैयारी करना और युद्धक क्षमताओं को मजबूत करने के लिए बेहतर तरीकों को साझा करना है। दोस्तों, वैसे हम पॉलिटिकल मुद्दों पे नहीं पढ़ते हैं, लेकिन जब मामला देश से जुड़ा हो तो वो बात हमें कहनी चाहिए। अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी सांसद तापिर गाव ने कहा कि 80 के दशक में चीन वहां पर निर्माण कर रहा था और उन्होंने लोंगजू से माजा तक रोड बनाई। तापिर गाव ने कहा कि राजीव गांधी सरकार के दौरान चीन ने तवांग में सुमदोरंगचू घाटी पर कब्जा कर लिया। उन्होंने कहा कि उस समय सेना प्रमुख ने इस मामले की एक योजना बनाई थी, लेकिन राजीव गांधी ने उन्हें PLA को वापस करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। साथ ही ये कहा कि ये उस दौरान जो सरकार थी उसकी एक बहुत बड़ी गलती थी। उन्होंने बॉर्डर तक सड़क का निर्माण नहीं किया, जो बाद में 3 से 4 किलोमीटर का एक बफर जोन बन गया, जिस पर चीन ने कब्जा कर लिया था। नए गांव का निर्माण कोई नई बात नहीं है, ये सब पिछली सरकार से विरासत में मिला है। दोस्तों, अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। भारतीय वायुसेना की महिला फाइटर पायलट एक बार फिर से इतिहास रचने की तरफ है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर जब राजपथ पर परेड का आयोजन होगा और इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट नजर आएंगे, तो उनमें से एक जेट फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ का होगा। 2016 में जब देश को पहली बार 3 महिला फाइटर पायलट मिली तो ये इंडियन एयरफोर्स और भारत के इतिहास में एक नया अध्याय था। भावना कंठ ने उसी वर्ष बतौर फाइटर पायलट इंडियन एयरफोर्स में कमीशन हासिल कर लिया था। भावना रूसी फाइटर जेट MiG-21 बाइसन को उड़ाती हैं।
23 जनवरी यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को अब देश पराक्रम दिवस के रूप में मनाएगा। केंद्र सरकार ने इस बारे में फैसला लिया है। केंद्र सरकार के सांस्कृतिक एवं पर्यटन मंत्रालय ने इस बारे में जानकारी दी है। सरकार की ओर से जारी पत्र के मुताबिक हर 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को देश भर में पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती समारोह की शुरुआत 23 जनवरी को कोलकाता के ऐतिहासिक विक्टोरिया मेमोरियल हॉल से करेंगे। मार्च के अंत तक 5 FOC तेजस MK1 भारतीय वायुसेना को मिल जाएंगे और इस बारे में जानकारी दी है HAL के प्रमुख आर माधवन ने। फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 में केवल 2 FOC स्टैंडर्ड बनाए गए थे, लेकिन इस साल मार्च के अंत तक 5 FOC स्टैंडर्ड एयरक्राफ्ट वितरित किए जाएंगे। साथ ही आर माधवन ने कहा कि इंडियन एयरफोर्स के कहने पर इन फाइटर जेट्स के आसान रखरखाव के लिए पैनल और FOC विमान की समानता और इंटरचेंजेबिलिटी की मांग की गई है। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में 8 और FOC वेरिएंट के विमानों की डिलीवरी की जाएगी, लेकिन उम्मीद है कि दूसरी उत्पादन लाइन जो कि इस साल के अंत में चालू हो जाएगी 8 FOC मानक 8 FOC स्टैंडर्ड ट्रेनर विमान बनाने की प्रक्रिया शुरू कर देगी, जिसकी डिलीवरी फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 में शुरू होगी। HAL पहले तेजस MK1 कॉन्फ़िगरेशन में 10 और FOC स्टैंडर्ड के ट्रेनर विमान का निर्माण करेगा। बाद में ये जो असेंबली होगी उससे 73 सिंगल सीटर तेजस MK1 के निर्माण में इसे बदला जाएगा। भारत को अपने स्टील्थ फ्रिगेट्स के लिए यूक्रेनी इंजन मिले। भारत ने यूक्रेन से गैस टरबाइन इंजन मंगवाए हैं और रूस को उन्हें एडमिरल गोर्शेविक क्लास गाइडेड मिसाइल स्टील्थ फ्रिगेट पर लगाए जाने के लिए सौंप दिया गया है, जो कि भारतीय नौसेना के लिए $2.5 मिलियन के सौदे के हिस्से के रूप में रूसी शिपयार्ड में बनाया जा रहा है। रक्षा और सुरक्षा प्रतिष्ठानों के सूत्रों ने बताया कि यंत्र शिपयार्ड द्वारा 2 फ्रिगेट्स का निर्माण कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है और 2022 के अंत तक इन्हें वितरित करने की उम्मीद है। दूसरा जहाज 6 महीने के बाद यानी कि 2023 में वितरित किया जाना है। आपको बता दें कि साल 2016 में रूस के साथ 4 फ्रिगेट तलवार श्रेणी यानी कि तलवार क्लास के जहाजों के फॉलो ऑन के लिए एक अंतर सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और 2018 के अंत में इसे अंतिम रूप दे दिया गया था। सौदे के अनुसार 2 जहाज रूस में बनाए जाएंगे, जबकि 2 अन्य रूस के तकनीकी सहयोग के द्वारा भारत में गोवा शिपयार्ड में बनाए जाएंगे। यंत्र शिपयार्ड ने 6 तलवार श्रेणी के 3 फ्रिगेट्स भी बनाए हैं, जो भारतीय नौसेना के साथ सेवा में है। एडमिरल गौशिक श्रेणी के जहाज तलवार श्रेणी के फ्रिगेट का उन्नत संस्करण है, जो 2003 और 2013 के बीच बनाए गए थे। इन जहाजों में नई प्रणालियां होंगी, जिनमें नेविगेशन, संचार और हथियार भी शामिल है। भारतीय नौसेना के विमान वाहक पोत से उड़ान भरने के लिए बनाए जा रहे TEDBF में कई नए सिस्टम बनाए गए हैं। HAL के प्रमुख ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि उन्होंने एलिस्टर हुक सिस्टम और रीडिजाइन लैंडिंग गियर सिस्टम को बनाया था अपने LCA नेवी के प्रोटोटाइप NP1 और NP2 के लिए, जिससे लैंडिंग के लिए एक गति नियंत्रण उपकरण और एक नौसेना विमान वाहक से प्रोटोटाइप की ट्रिकी लैंडिंग और टेक ऑफ डेब्यू सफलतापूर्वक किए गए थे। पिछले साल HAL की टीम ने अपने पिछले अनुभव के आधार पर TEBDF प्रोग्राम के लिए एक बेहतर प्रणाली को सफलतापूर्वक विकसित करने का आश्वासन दिया है। आर माधवन ने यही पुष्टि की है कि तेजस MK2 का पहला रोल आउट अगस्त 2022 तक होगा और अगस्त 2023 तक इसकी पहली उड़ान होगी। 2025 में TEDBF रोल आउट की उम्मीद है और 2026 तक पहली उड़ान और 2029 तक ये उत्पादन में प्रवेश करेगी।